सोचिए एक ऐसी सिचुएशन, एक खरीदार एक सेकेंड हैंड कार डीलर के पास जाता है। वो एक गाड़ी पसंद करता है, डील लॉक होती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। सही है, स्टैंडर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, लेकिन अगले ही दिन वो खरीदार अपना मन बदल लेता है। वो कार लेने से साफ इनकार कर देता है। अब डीलर तो जाहिर तौर पर गुस्से में है। वो कोर्ट जाने की धमकी देता है, जो कि उसका हक भी है। बिल्कुल। पर तभी उसी दोपहर एक और कस्टमर शोरूम में आता है और उसी सेम कार के लिए डीलर को पहले वाले बायर से दोगुनी कीमत देकर कार ले जाता है। ओह वाह, तो उसने डबल प्रॉफिट कमा लिया। एग्जैक्टली। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो डीलर फिर भी पहले बायर पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध तोड़ने का केस ठोक देता है और डैमेजेस की मांग करता है। वेट रियली, मुनाफा कमाने के बाद भी? हाँ, अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट उस डीलर को कॉम्पेंसेशन देगा, जबकि उसने प्रैक्टिकली पहले से ज्यादा पैसा कमा लिया है। सुनने में तो काफी अजीब लगता है ना। बहुत अजीब। हम अक्सर सोचते हैं कि लॉ एक पनिशमेंट सिस्टम है, जिसने गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कमर्शियल लॉ में खास तौर पर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मॉरल्स या बदले की भावना पे नहीं चलते। सही बात है, वो कोल्ड हार्ड मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक लॉजिक पर चलते हैं। तो आज इस विस्तृत चर्चा में या डीप डाइव में हम इसी प्रैक्टिकलिटी की गहराई में उतरेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस डीपली एनालिटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया। और इस पड़ताल के लिए हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो है इस एक्ट का चैप्टर 6, स्पेसिफिकली सेक्शन 55 से 61 तक। साथ ही हम कुछ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट केस लॉज को भी ब्रेक डाउन करेंगे। राइट। और हमारा मिशन ये समझना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो लॉ किस तरह बायर और सेलर दोनों को कौन से लीगल हथियार प्रोवाइड करता है फेयरनेस इंश्योर करने के लिए। डंडे के जोर पर नहीं, बल्कि प्रिसाइज लॉजिकल रेमेडीज के जरिए। एग्जैक्टली। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं पहले और सबसे डायरेक्ट अप्रोच से। एक ब्रोकन डील की लाइफ साइकिल को अगर हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड करें तो फेज 1 है द फाइट फॉर द मनी। मतलब डैमेजेस या कॉम्प्लेक्स कॉम्पेंसेशन की बात करने से पहले सबसे क्लियर रेमेडी आती है, जिसे लॉ की भाषा में कहते हैं सूट फॉर प्राइस, जो सेक्शन 55 के अंडर आता है, जिसका बेसिक मतलब है मेरे पैसे मुझे दो। राइट। बिल्कुल। अब यहाँ एक टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स। हाँ, और लीगल टर्म्स में इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं होता है ना। सही कहा। इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी सामान का लीगल मालिकाना हक। सेक्शन 55 ये कहता है कि अगर सामान का मालिकाना हक बायर को ट्रांसफर हो चुका है और फिर भी वो रॉन्गफुली पैसे देने से रिफ्यूज कर रहा है, तो सेलर सीधे टोटल प्राइस के लिए सू कर सकता है। इसे एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। मैं सोच रही थी कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री के लिए एक हेवी कस्टमाइज्ड मशीनरी बनवाई गई। ओके। उस मशीन पर उस स्पेसिफिक कंपनी का लोगो है, उनके मेजरमेंट्स हैं और उनका नाम इनग्रेव्ड है। मशीन बनकर तैयार है, पेपर्स पर ओनरशिप भी पास हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी से ठीक पहले वो कंपनी डील से मुकर जाती है। ये तो बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, अब ऐसे केस में सेलर कोर्ट जाकर सिर्फ कॉम्पेंसेशन नहीं मांगेगा, वो चाहेगा कि बायर पूरी की पूरी कीमत चुकाए। क्योंकि उस कस्टमाइज्ड मशीन को मार्केट में और कोई तो खरीदेगा नहीं, उसकी वैल्यू किसी और के लिए प्रैक्टिकली जीरो है। एग्जैक्टली। और पता है, कॉलीवी ओवरसीज एक्सपोर्टर्स का हिस्टोरिकल केस इसी प्रिंसिपल को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने साफ शब्दों में एस्टैब्लिश किया था कि अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो चुकी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान अभी भी फिजिकली सेलर के गोडाउन में धूल खा रहा है। मतलब फिजिकल पोजेशन और लीगल ओनरशिप दो अलग ट्रैक्स पर चलते हैं। बिल्कुल। अगर कागजों पर आप मालिक हैं तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह तय था कि एक स्पेसिफिक डेट पर पेमेंट होनी ही है, चाहे डिलीवरी हुई हो या नहीं, तो सेलर सेक्शन 55(2) के मुताबिक डायरेक्टली प्राइस के लिए सू कर सकता है। ये रूल तो सेलर के फंसे हुए कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ी शील्ड का काम करता है। लेकिन हर डील इतनी आगे तो नहीं बढ़ती ना। हाँ, अक्सर डील्स शुरुआती स्टेज में ही टूट जाती हैं। तो क्या हो अगर ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ही बायर मुकर जाए? सामान तैयार है लेकिन लीगल टाइटल अभी सेलर के ही पास है, और बायर आके कहता है मुझे अब ये सामान नहीं चाहिए। ये बिजनेस वर्ल्ड का सबसे कॉमन सिनेरियो है, और यहीं एंट्री होती है सेक्शन 56 की, यानी डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस।
जब बायर रॉन्गफुली सामान लेने से इनकार करता है तो सेलर अब पूरी प्राइस डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि सामान अभी भी उसी का है, राइट? एग्जैक्टली वो उस सामान को किसी और को बेच सकता है। इसलिए लॉ कहता है कि अब आप प्राइस के लिए नहीं बल्कि डैमेजेस यानी हर्जाने के लिए सू करेंगे। और इस हर्जाने को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही लॉजिकल है। कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई कीमत और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा उस दिन बाजार की कीमत लाइक मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका नुकसान है। सही बात है। इसे यूनियन ऑफ इंडिया वी केसर सिंह के केस से समझ सकते हैं। एक सप्लायर ने मिलिट्री अथॉरिटीज को पलंग या कॉट्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ओके, डील कंफर्म हो चुकी थी। हाँ, लेकिन अचानक मिलिट्री ने कुछ कॉट्स लेने से रिफ्यूज कर दिया। जब सप्लायर कोर्ट गया तो जे&के हाई कोर्ट ने उस सप्लायर को प्रति पलंग 4 रुपए का कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया। सिर्फ 4 रुपए? हाँ, क्योंकि ये 4 रुपए हवा से नहीं आए थे। ये वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था जो सप्लायर उस ट्रांजैक्शन से कमाने वाला था। सिस्टम ने मैथमेटिकली उन्हें उसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहां वो होते अगर मिलिट्री ने कॉर्ट्स एक्सेप्ट कर लिए होते। दैट मेक्स सेंस। लेकिन यहीं पर इस डीप डाइव का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डिपिंग। याद है शुरुआत में हमने उस कार डीलर की बात की थी? हाँ, जिसने गाड़ी डबल प्रॉफिट पे बेच दी थी। राइट। वो कहानी एक्चुअली एक रियल केस लॉ पर आधारित है। लेज़नबी गराजेस एलटीडी वी राइट। ओह, वहां क्या हुआ था प्रैक्टिकली? जब वो कार डीलर पहले बायर पर डैमेजेस क्लेम करने कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्राइमरी गोल किसी रूल ब्रेकर को सजा देना नहीं है। इसका गोल इनोसेंट पार्टी को हुए एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करना है। एग्जैक्टली। और डीलर को इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं था, बल्कि पहले बायर के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से ही वो दूसरे बायर से ज्यादा मुनाफा कमा पाया। तो मतलब जब कोई एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं तो लॉ आपको सिंपैथी के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। केस डिसमिस्ड। नो एक्चुअल लॉस मीन्स नो कॉम्पनसेशन। और पता है, इस डिसीजन के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट छुपा है जिसे ड्यूटी टू मिटिगेट कहते हैं। ड्यूटी टू मिटिगेट यानी नुकसान को कम करना। हाँ, हर बिजनेस एंटिटी का ये फर्ज है कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद वो अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करे। आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। इस प्रिंसिपल को जमाल वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड को के लैंडमार्क केस ने सीमेंट किया था। ये केस तो बहुत फैसिनेटिंग है, जिसमें टोटल 23,500 शेयर्स का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था, है ना? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 30 दिसंबर को बायर को शेयर्स लेने थे, लेकिन उसने एंड मोमेंट पे मना कर दिया। अब उस दिन मार्केट थोड़ा गिरा हुआ था। तो अगर सेलर चाहता तो उस दिन शेयर्स बेचकर अपना नुकसान फिक्स कर सकता था। सही कहा। और बचे हुए मार्जिन के लिए बायर पर केस कर सकता था। लेकिन सेलर ने एक चाल चली। उसने इंतजार किया। उसने सोचा कि अगर मार्केट और गिरता है तो वो कोर्ट में दिखाएगा कि उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ताकि ज्यादा डैमेजेस मिले। ओह वाओ! तो उसने शेयर्स होल्ड करके रखे। हाँ, और आखिरकार फरवरी में जाकर उन्हें और भी ज्यादा गिरे हुए दाम पर बेचा। फिर भारी भरकम डैमेजेस क्लेम कर दिए। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने इस चतुराई को पकड़ लिया। आई एम श्योर उन्होंने बोला होगा कि आप जानबूझकर मार्केट गिरने का वेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। कोर्ट ने क्लियर किया कि डैमेजेस हमेशा उसी दिन की मार्केट प्राइस के आधार पर कैलकुलेट होंगे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टूटा था, यानी 30 दिसंबर। लॉ एक्सपेक्ट करता है कि आप मार्केट में वापस जाएं और बिजनेस कंटिन्यू करें, लिटिगेशन से अमीर बनने के सपने ना देखें। बहुत फेयर पॉइंट है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को 180 डिग्री पलट देते हैं। हाँ। अब तक हमने देखा कि बायर मुकर रहा था, पर क्या हो अगर बायर बिल्कुल ईमानदार है, पैसे लेकर खड़ा है, लेकिन सेलर की नीयत खराब हो जाए? ऐसे सिनेरियोज भी बहुत होते हैं। मान लीजिए सेलर को अचानक कोई दूसरा कस्टमर मिल गया जो ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। हाँ, और सेलर ने पहले बायर को सामान डिलीवर करने से मना कर दिया। इस सिनेरियो में बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है सेक्शन 57, यानी डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। यहाँ भी कैलकुलेशन का मैथमेटिकल लॉजिक सेम रहता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और उस दिन की मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस। इसको एक फाइनेंशियल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे किसी ने ब्रोकर के जरिए 100 रुपए में शेयर खरीदा। हाँ। ब्रोकर ने पैसे ले लिए लेकिन शेयर डिलीवर नहीं किया, और कुछ दिन बाद मार्केट में उसकी कीमत 150 रुपए हो गई। राइट। अब यहाँ बायर का हक बनता है कि उसे न सिर्फ उसके 100 रुपए वापस मिले, बल्कि जो 50 रुपए का प्रॉफिट उसे होता वो डिफरेंस भी सेलर एज कॉम्पनसेशन दे। साउंड्स फेयर। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स में एक स्पीड बम्प आता है जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। यानी साबित करने की जिम्मेदारी। हाँ,
और यही हम देखते हैं सीताराम श्री गोपाल वी दौरती देवी के सुप्रीम कोर्ट केस में। एक ऑक्शन में बायर ने एडवांस पैसे दे दिए पर सामान नहीं मिला। तो बायर ने कोर्ट में बोला होगा कि मुझे पैसे वापस चाहिए, प्लस मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है तो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी चाहिए। बिल्कुल, पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ठीक है मार्केट प्राइस बढ़ गई है पर इसका सबूत कहाँ है। कोर्ट ने क्लियर किया कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने के एग्जैक्ट टाइम पर मार्केट प्राइस कितनी थी ये प्रूफ करने का पूरा ओनस बायर पर होता है। हवाई बातों से कोर्ट में काम नहीं चलता है ना। सही कहा। इस केस में बायर के पास सॉलिड डेटा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसे सिर्फ रिफंड मिला, कोई एडिशनल डैमेजेस नहीं। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहे हैं तो आपके पास हार्ड नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने पैसे और डैमेजेस की काफी चर्चा कर ली, लेकिन बिजनेस में हर चीज की कीमत नहीं लगाई जा सकती ना। कैसे मतलब? देखिए, सोचिए कोची की एक पुरानी गली में एक एंटीक शॉप है। वहां से एक 18th सेंचुरी की बहुत ही रेयर एक लौती पेंटिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। ओके। फिर सेलर किसी वजह से मुकर गया और बोला भाई साहब ये लीजिए पैसे वापस और एज अ पेनल्टी 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, पर मैं पेंटिंग नहीं दूंगा। अब एक आर्ट कलेक्टर को वो 10,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन तो चाहिए नहीं। हाँ, उसे तो बस वही स्पेसिफिक पेंटिंग चाहिए क्योंकि दुनिया में उसकी कोई कॉपी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसी रेयर स्थितियों के लिए लॉ ने सेक्शन 58 बनाया है जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। ये ऑर्डिनरी रूल्स को बाईपास कर देता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन यानी उनके विवेक पर निर्भर करता है। अगर सामान इतना यूनिक है कि मार्केट वैल्यू इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकती तो कोर्ट सेलर को आदेश दे सकती है कि वो वही स्पेसिफिक सामान डिलीवर करें। फल्की वी ग्रे नाम का एक इंग्लिश केस इसी प्रिंसिपल का फाउंडेशन है। ये रेयर एंटीक्स और प्रेशियस ज्वेलरी से जुड़ा था। राइट। इसमें कोर्ट ने कैटेगोरिकली साफ कर दिया था कि ऐसी रेयर चीजों को वीट या कॉटन जैसे ऑर्डिनरी गुड्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन केसेस में सेलर को स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली परफॉर्म करना ही पड़ता है। ये लॉ का वो खूबसूरत हिस्सा है जो प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करता है कि दुनिया में कुछ चीजें सच में इररिप्लेसेबल होती हैं। बिल्कुल, बट व्हाट इफ सामान डिलीवर हो गया बट एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा प्रॉमिस किया गया था? यहाँ अप्लाई होता है सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ये क्लासिक सिनेरियो है जहां ऑर्डर कुछ किया और डिलीवर कुछ और हुआ। लेकिन लॉ यहाँ कंडीशन और वारंटी के बीच एक बहुत ही फाइन लाइन ड्रॉ करता है। जैसे अगर मंगवाया था आम और आ गया सेब तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन का ब्रीच है। आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। पर अगर ब्रीच सिर्फ एक कोलैटरल प्रॉमिस का है, जैसे एक हाई एंड वॉशिंग मशीन मंगवाई, मशीन परफेक्टली कपड़े धो रही है पर उसमें एक छोटा सा फैंसी टाइमर डिस्प्ले ठीक से ब्लिंक नहीं कर रहा। राइट, ये मेन फंक्शन का नहीं एक सेकेंडरी फीचर का ब्रीच है। तो क्या बायर उस टूटे हुए टाइमर के साथ फंस गया? नहीं। सेक्शन 59 बायर को एम्पावर करता है कि वो इस डिफेक्ट को बेस बनाकर सामान की प्राइस कम करवा ले या फिर अलग से डैमेजेस के लिए सू करे। ये प्रैक्टिकली इसीलिए बनाया गया ताकि छोटी मोटी खराबियों की वजह से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल ना हो और ट्रेड चलता रहे। एग्जैक्टली। अब यहां से हम आते हैं इस डीप डाइव के सबसे माइंड बेंडिंग हिस्से पे, फेज 3, द फाइट अगेंस्ट टाइम। हमने डिलीवरी वाले दिन के कॉन्सिक्वेंसेस तो देख लिए, पर क्या हो अगर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के शेड्यूल से बहुत पहले ही हो जाए, जिससे एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं, सेक्शन 60 के अंडर। हाँ, सोचें कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी आने में अभी 6 महीने बाकी हैं और दूसरी पार्टी आज ही फोन करके बोल दे सुनिए हमसे ये डील नहीं हो पाएगी, कंसिडर इट कैंसल्ड। जब कोई वक्त से पहले ही डील को रिप्यूडिएट कर दे तो लॉ इनोसेंट पार्टी को 2 ऑप्शंस देता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच को हम एक रियल वर्ल्ड पैनिक सिचुएशन से सोच सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने 8 महीने पहले ही आपकी वेडिंग का वेन्यू कैंसिल कर दिया हो। अब वेन्यू मालिक ने तो आज मना किया है पर शादी तो 8 महीने बाद है। ऐसे में पहला ऑप्शन ये है कि आप वेडिंग की एक्चुअल डेट तक वेट करें, इस उम्मीद में कि शायद वेन्यू मालिक का दिमाग ठीक हो जाए। हाँ, पर इसमें बड़ा रिस्क है। अगर आखिरी दिन तक कुछ नहीं हुआ तो नुकसान कोलोसल हो सकता है और उस दौरान कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो डील वैसे ही वॉइड हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन बेटर लगता है। जिस दिन उसने इनकार किया उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान लीजिए और तुरंत डैमेजेस के लिए सू कर दीजिए, जिसे हमने मिटिगेशन कहा था। तुरंत नया वेन्यू ढूंढना शुरू कर देना और नए वेन्यू का एक्स्ट्रा रेट पुराने मालिक से मांगना। पर मैथमेटिकली डैमेजेस कैलकुलेट उसी में तारीख के मार्केट प्राइस के हिसाब से होंगे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना तय था, राइट? बिल्कुल। कैलकुलेशन की एंकर हमेशा परफॉर्मेंस डेट ही रहती है। और इन सब इक्वेशंस के आखिर में आती है एक और क्रिटिकल रेमेडी,
सेक्शन 61 यानी इंटरेस्ट। ब्याज, क्योंकि ब्याज सिर्फ पैसा नहीं है, ये टाइम की कीमत है। एग्जैक्ट पॉइंट। अगर किसी का पैसा रॉन्गफुली रुका हुआ है तो उस पैसे का टाइम वैल्यू भी तो लूज हो रहा है ना। सेक्शन 61 कोर्ट को पावर देता है कि वो जस्टिस के इंटरेस्ट में ब्याज अवॉर्ड करे। जैसे अगर बायर ने पैसे देने में देरी की तो सेलर अनपेड प्राइस पर इंटरेस्ट मांग सकता है, और अगर सेलर ने डिलीवरी फेल की तो बायर अपने रिफंड पर इंटरेस्ट मांग सकता है। इस पर मारवाड़ टेंट फैक्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक डेफिनेटिव केस है। इस केस में सेलर ने गवर्नमेंट को जो नोटिस दिया था उसमें इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं था। ओह, तो क्या उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिला? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस में जिक्र ना होना सेलर को ब्याज लेने से रोक नहीं सकता। उनका कैपिटल होल्ड पर था, इसलिए उन्हें नेचुरल जस्टिस के तहत ब्याज मिलना ही चाहिए। अगर हम इन सारी बातों को समराइज करें तो समझ आता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस तरह एक एक्सट्रीमली फाइन स्केल पर बैलेंस क्रिएट करता है। हाँ, ये बायर और सेलर दोनों को बहुत स्पेसिफिक सर्जिकल लीगल टूल्स पकड़ाता है। राइट? प्रॉपर्टी पास हो गई है तो डायरेक्ट पैसे वसूलिए। बायर मना करे तो मार्केट प्राइस के डिफरेंस से हर्जाना लीजिए। सेलर रोग हो जाए तो प्रूफ लाइए और मुनाफा वसूलिए। सामान रेयर है तो स्पेसिफिक डिलीवरी करवाइए। छोटी मोटी खराबी है तो प्राइस एडजस्ट करवाइए। और जो पैसा फंसा उस पे ब्याज लीजिए। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि 1930 के लॉ मेकर्स कितनी दूर की सोच रखते थे। उन्होंने लगभग हर कंसीवेबल ह्यूमन बिहेवियर और लालच को लॉजिकली ब्रेक डाउन कर दिया था। पर एक सेकेंड, जाने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करें। हमने कहा कि ह्यूमन नेचर नहीं बदली, लेकिन टेक्नोलॉजी वो तो बियॉन्ड रिकग्निशन बदल चुकी है। सही बात है। ये लॉ 1930s में ड्राफ्ट हुआ था। उस वक्त गुड्स का मतलब फिजिकल चीजें होती थीं, जिसे ट्रक में लोड किया जा सके। हैवी मशीनरी, एंटीक्स, अनाज। लेकिन आज के डिजिटाइज्ड वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आज सबसे बड़ी ट्रेड्स डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज की हो रही हैं। I see where you're going with this. अब यहाँ पेच ये है कि एनएफटीज या क्रिप्टो की कीमत दिन या हफ्तों में नहीं, बल्कि हर मिनट, हर माइक्रोसेकंड में चेंज होती है। ऐसे में 1930 के उस मार्केट प्राइस ऑन द डे ऑफ ब्रीच के फॉर्मूला का क्या होगा? बड़ा मुश्किल है। अगर दिन में 12 बजे डील टूटी तो क्या हम 12.01 का प्राइस लेंगे या 12.05 का? एग्जैक्टली। एक मिनट में मिलियंस का डिफरेंस आ सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल, आजकल ट्रांजैक्शंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होते हैं, जहां ह्यूमंस का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता ही नहीं है। कोड खुद ही कंडीशन मीट होने पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सोचिए, अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड क्रैश हो जाए और डिजिटल एसेट ट्रांसफर ना हो पाए तो लॉ किसे पकड़ेगा? क्या कोड बनाने वाले डेवलपर पर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी लगेगा या उस डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर? ये तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्रे एरिया है जिसने दुनिया भर के जूरिस्ट की नींद उड़ाई हुई है। शुरुआत में लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट्स बाइनरी होते हैं, ब्रोकन और नॉट ब्रोकन, लेकिन रियलिटी काफी मडी है। और आगे आने वाले वक्त में क्रिप्टो के साथ ये लीगल मडी वाटर्स और भी गहरे होने वाले हैं। तो इस नए डिजिटल फ्रंटियर के थॉट को अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहिए। सोचना जरूरी है कि क्या पुराने कानून इन नए कोड्स को गवर्न कर पाएंगे या हमें नई लीगल भाषा लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज के इस लॉ के फ्रेमवर्क और उसके ब्रिलियंट इकोनॉमिक लॉजिक पर इस विस्तृत पड़ताल में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग द फाइन प्रिंट एंड कीप एक्सप्लोरिंग